स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। ठीक है, चलिए। सो आज हम स्टार्ट करें गांधीज्म। गांधी जी को आज हमें समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गांधीज्म, गांधी जी का जिक्र आपके यहाँ दो ब्रॉड टॉपिक्स में है। एक तो आईपीटी, इंडियन पॉलिटिकल थॉट में गांधी जी मेंशन है, एमके गांधी। और एक जब हम आइडियोलॉजीज पढ़ते हैं तो वहां पर भी मेंशन है गांधी जी एज गांधीज्म। तो एक्चुअली गांधी जी के व्यूज के कंपाइलेशन को ही हम गांधीज्म कहते हैं। वैसे गांधी जी ने कभी खुद नहीं कहा कि आई हैव सम स्टैंडर्ड फिलॉसफी। गांधी जी ने कभी गांधीज्म जैसी बात को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन जो इनके फॉलोअर्स हैं, इनके व्यूज से इंस्पायर्ड जो अपने व्यूज देते हैं, उनको गांधीयन थॉट या गांधीज्म में माना जाता है। तो हम बिल्कुल कंप्लीटली इसको कवर करते हैं। स्टार्ट करते हैं गांधी जी। तो एक तो गांधी जी के बारे में आप पढ़ते हैं हिस्ट्री में, राइट। गांधी जी लिखिए, या तो महात्मा गांधी या गांधी जी। हिस्ट्री में तो आप गांधी जी का ये पार्ट पढ़ते हैं कि साउथ अफ्रीका में जो उनके एक्सपेरिमेंट्स थे with regard to giving leadership to the voiceless Indians, voiceless other people, right, who were suffering exploitation under the British rule in South Africa, वहां से गांधी जी के बारे में थोड़ी पहचान बनने लगी। मतलब गांधी जी की लाइफ से सीखने के लिए काफी कुछ है। आज काफी लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं गांधी जी को, तो क्रिटिसिज्म करना आपका हक है, क्रिटिकल रीजनिंग होनी चाहिए। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जितने लोग क्रिटिसाइज करते हैं उसमें मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर दोज हु हैव नेवर रेड गांधी, जिन्होंने कभी गांधी जी को पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं, उन्होंने केवल सुनी सुनाई बातों से क्रिटिसाइज किया है। लेकिन उनके मन में भी कभी तो आता होगा कि यार गांधी जी के व्यूज में ऐसा क्या था जिससे हम इतने इंप्रेस नहीं हो रहे, क्योंकि हमें तो पता है कि यार नॉन वायलेंस से तो ही केवल इसी से तो नहीं मिली आजादी। आजादी के लिए तो बहुत कुछ किया गया, बहुत सारे लोगों ने जान दी। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि मार्टिन लूथर किंग यूएसए में सिविल राइट्स मूवमेंट में गांधीयन आइडियाज का इस्तेमाल कर रहे हैं? ऐसा क्यों है कि पोलैंड की सोलिडारिटी मूवमेंट में मिस्टर वलेसा गांधी जी के आइडियाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, नेल्सन मंडेला गांधी जी के आइडियाज का इस्तेमाल कर रहे हैं? तो और भी कितने सारे ऐसे लीडर्स हुए हैं दुनिया में जो गांधीयन आइडियाज को पढ़ते हैं और यूज करते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं शायद हमने गांधी जी को पूरी तरह समझा नहीं। समझने के बाद फिर आप क्रिटिसाइज करते हैं। गांधी जी खुद ही वॉज ओपन टू क्रिटिसिज्म। गांधी जी का कहना था कि भाई मैं जो कह रहा हूं वो 100% सच ही हो जरूरी नहीं है। बिकॉज उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम भी क्या था? माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। वो कह रहे मेरी लाइफ एक्सपेरिमेंट है ट्रुथ के साथ, क्योंकि सच जो है वो खोजा जाता है। इनके हिसाब से सच खोजा जाता है। कुछ तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको गांधी जी फॉलो करते हैं, अभी बात करेंगे उस पर। लेकिन खुद ये कहते हैं कि भाई मेरी लाइफ में एक सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी है, और मैं अगर आपको कुछ सिखा सकता हूं तो सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी पर आप कैसे हैं ये सिखा सकता हूं। गांधी जी को एज पॉलिटिकल लीडर भारत में कितने ही लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, राइट। आप पढ़ते हैं कि गांधी जी का मेजर कंट्रीब्यूशन इंडिया में मास मूवमेंट्स को लाना था। गांधी जी की एंट्री इन इंडियाज पॉलिटिकल सीन और उसके बाद से चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, खेड़ा सत्याग्रह, इन तीनों ही जगह सत्याग्रह शब्द यूज हो रहा है। यहां पर चंपारण में भी सत्याग्रह आइडिया, खेड़ा में भी सत्याग्रह आइडिया। तो आज आपको पता लगेगा कि यार ये सत्याग्रह था क्या। आपका अलग से टॉपिक है आईजीपी में, पेपर 1 सेक्शन भी जब हम अभी स्टार्ट करेंगे तो उसमें नेशनलिज्म एंड स्ट्रेटजीज एंड पर्सपेक्टिव में हमारी जर्नी कुछ ऐसे होगी कि 1915 से फिर 1920 में जाएंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को समझेंगे, फिर ऐसे आगे
चलते चले जाएंगे। लेकिन इस चैप्टर की अप्रोच केवल गांधी जी हैं। इस चैप्टर की अप्रोच आपका आईजीपी है, लेकिन वहां पर भी गांधीयन पर्सपेक्टिव जो आज आप मेरे साथ समझ लोगे, वहां पर भी आपको मतलब ये जो इवेंट्स हैं इसमें गांधी जी की स्ट्रेटेजी को समझने में आसानी होगी, क्योंकि हिस्ट्री में आप इवेंट्स की तरह पढ़ते हो कि इससे पहले ये हो रहा था, फिर ये हुआ और उसके बाद ये हुआ, कॉज ये था, इवेंट ये था, इफेक्ट ये हुआ, कुछ ऐसी चीजें आप पढ़ते हो हिस्ट्री में। लेकिन हम यहाँ पर पीएसआर में उसका थोड़ा एनालिसिस जानते हैं, ठीक। तो गांधी जी को आप पॉलिटिकल लीडर की तरह जानते हो। प्रोफेसर हुमायूं कबीर का एक फेमस स्टेटमेंट है गांधी जी के ऊपर। हुमायूं कबीर, उनका कहना है कि गांधी जी को आप फिलोसोफर मत कहिए। हालांकि गांधी जी का जो जर्नी है इंडियन पॉलिटिकल सीन में कुछ ऐसी थी कि गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु थे, आपको नाम पता होगा, गोपाल कृष्ण गोखले, उनके साथ गांधी जी के लेटर एक्सचेंज होते थे। एंड ही इंस्पायर्ड गांधी जी एक्चुअली टू कम बैक टू हिज मदरलैंड एंड सर्व फॉर द लार्जर कॉज ऑफ इंडिया, इंडियाज नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। लेकिन यहां पर हमने देखा कि गांधी जी का एक ट्रांजिशन था फ्रॉम पॉलिटिकल लीडर गांधी जी टू गांधी जी एज महात्मा। तो जनरली ये माना जाता है, अच्छा गांधी जी वाज अ फिलोसोफर एज ही वाज रिकॉग्नाइज्ड एज महात्मा। बट प्रोफेसर हुमायूं कबीर कहते हैं कि यार मुझे लगता है कि वो फिलोसोफर से ज्यादा एक मास स्ट्रेटेजिस्ट थे। ऐसा लगता है कि वो मास साइकोलॉजिस्ट थे, क्योंकि एक मास की साइकोलॉजी को समझने वाला इंसान ही भीड़ को एक पर्टिकुलर गोल से जोड़ सकता है, ऐसी भीड़ को जिसके अंदर अभी नेशनल कॉन्शियसनेस भी लानी बाकी थी। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था ये उस समय के हिसाब से। आज के समय में आप कोई नेशनल कॉज पर बात करते हो तो वो नेशनल सेंटिमेंट बिल्ड हो चुका है, तो लोग आ जाएंगे, साथ आ जाएंगे। तो अगर आज कोई लीडर, अगर कोई इंडिया में मास मूवमेंट लाता है, तो उससे ज्यादा डिफिकल्टी गांधी जी के लिए थी मास मूवमेंट को खड़ी करने में, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। 3 ही मास मूवमेंट गांधी जी ने अपनी लाइफ में की। वहां पर ज्यादा डिफिकल्टी थी क्योंकि कॉन्शियसनेस को बिल्ड करना था, राइट। तो प्रोफेसर हुमायूं कबीर का तो ये कहना है। एक और शख्स है सीएफ एंड्रयूज। उनका कहना है कि मुझे लगता है कि गांधी जी की लाइफ पर ना ह्यूज इन्फ्लुएंस है हिंदू रिलीजन का। गांधी जी लाइफ इन्फ्लुएंस ऑफ हिंदू रिलीजन। तो हिंदू फिलॉसफी का उनके पॉलिटिकल आइडियाज में भी इन्फ्लुएंस है, ऐसा सीएफ एंड्रयूज कह रहे हैं। तो फिर हमारा दिमाग चलना चाहिए कि यार गांधी जी के आइडियाज को समझना है तो पहले हमें क्या समझना चाहिए कि गांधी जी किससे इन्फ्लुएंस थे, भाई तभी तो गांधी जी के आइडियाज समझेंगे। तो सीएफ एंड्रयूज ने तो कहा यार मुझे तो लगता है हिंदू फिलॉसफी। तो चलिए कुछ सोर्सेस की बात कर ली जाए, उसके बाद गांधी जी के विचारों की बात की जाएगी, है ना। तो सोर्सेस में जो इन्होंने बात कही हिंदू रिलीजन की, तो बात तो सही है काफी हद तक, क्योंकि गांधी जी वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल रिलीजियस टेक्स्ट्स। उन्होंने कई सारे रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ा था और उनका इस्तेमाल वो जब बातचीत करते थे, मतलब चाहे वो साबरमती आश्रम में हो या देश के कहीं भी कोने में जा रहे हो, तो उसकी टीचिंग्स को वो वहां पर उसका पार्ट बनाते थे। तो इससे आपको लगने लगेगा कि अच्छा, तो इट मींस गांधी जी को जब हम समझें तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट गांधी वाज गिविंग जस्ट पॉलिटिकल आइडियाज। केवल ब्रिटिशर्स को बाहर भगाने की बात नहीं कर रहे थे गांधी जी, केवल ब्रिटिशर्स पर ही फोकस नहीं था गांधी जी का। गांधी जी वाज हैविंग एन अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्ट फॉर इंडिया एज अ नेशन। आपको कुछ ज्यादा बड़ी बात कह दी आपने, अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्ट मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि गांधी जी सोशल, पॉलिटिकल, यू कैन से इकोनॉमिकल एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते थे। अगर आप में से
किसी से मैं पूछूं कि यार आपको क्या लगता है कि आप गांधी जी को रेडिकल कहोगे, क्या कहते हो आप? क्या गांधी जी रेडिकल हैं आपकी वजह से, आपके हिसाब से? ट्रू और फॉल्स, या यस और नो? कुछ लोग नो कह रहे हैं, कुछ लोग यस कह रहे हैं। एक्चुअली हिस्टोरियंस भी इस पर डिवाइडेड ओपिनियन रखते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं यार, रेडिकल नहीं कहो, गांधी जी वॉज वेरी एकोमोडेटिव। जो रेडिकल इंसान होता है वो इतनी आसानी से ट्रूस नहीं करता, इतना मेलिएबल नहीं होता। मेलिएबल का मतलब होता है अपनी स्ट्रेटजीज को इवॉल्व नहीं करता इतनी आसानी से। लेकिन गांधी जी तो यार इवॉल्व करते थे। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना है यार, वो तो बात चलो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की हो गई, लेकिन गांधी जी के जो अपने आइडियाज थे वो अपने समय से बहुत आगे के आइडियाज थे। अपने समय से बहुत आगे के आइडियाज, आगे के आइडियाज कह रहा हूं, दोबारा इस पर फोकस कर रहा हूं। हमने देखा है कि जो आइडियलिस्ट लोग होते हैं तो उनमें से कितने लोग रेडिकल आइडियाज रखते हैं। रेडिकल का मतलब हमेशा खून खराबा नहीं होता। आपके दिमाग में रेडिकल से दिमाग में मुझे लग रहा है आया होगा, अरे यार रेडिकल का मतलब ये तो सर माओवादी, नक्सलवादी, इनकी बात कर रहे हैं। इनकी बात क्यों? आपको याद आना चाहिए कि जब मैं प्लेटो का जिक्र करता हूं तो क्या बताता हूं, जो यंग प्लेटो हैं उनकी जब बुक उन्होंने निकाली रिपब्लिक, कुछ याद आ रहा है? रिपब्लिक, जिसका सबटाइटल था कंसर्निंग जस्टिस, उससे क्या शो हुआ कि प्लेटो वाज एन आइडियलिस्ट। और वो इतने बड़े आइडियलिस्ट थे कि उनके आइडिया क्या थे, यूटोपिया लगते थे। यूटोपिया यानी कि जो वास्तविकता से परे लगते थे, वास्तविकता कभी बन नहीं पाए। कहा जाता था कि यंग जो प्लेटो थे वो इतने आइडियलिस्ट थे कि वो रेडिकल चेंजेस चाहते थे। रेडिकल थे, रेडिकल चेंजेस चाहते थे सोसाइटी में ऑफ एथेंस, सोसाइटी में, इकोनॉमी में, पॉलिटिक्स में, कि फिलोसफर किंग राज करेगा जी, हम सोसाइटी में ऐसे काम का डिवीजन करेंगे जी। तो मुझे बताओ, प्लेटो बीइंग एन आइडियलिस्ट अपनी यंग एज में जो उनका वर्क है वो रेडिकल कहलाया कि नहीं कहलाया? कहलाया। तो जिन लोगों ने अभी अभी नो कहा, आपको नहीं लगता कि यार फिर तो गांधी जी जो हैं उनके आइडियाज में भी हमें आइडियलिज्म दिखता है, और कई आइडियाज तो वाकई ऐसे थे जो सही में रेडिकल आइडियाज दिखते हैं। जैसे गांधी जी का मानना था कि यार स्टेट जो है वो तो नेसेसरी इविल है, लेकिन इविल को अल्टीमेटली हमें हटाना चाहिए। राम राज्य जो बनेगा, सुशासन जहां पर होगा, वो अल्टीमेट स्टेज वो होगी कि सोसाइटी में लोग इतने रेस्पॉन्सिबल हो जाएं कि स्टेट की जरूरत ही ना पड़े। आपको क्यों पुलिस की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि आपको खतरा है एक दूसरे से, आपको विश्वास नहीं है एक दूसरे पर। उसका कारण है कि लोगों में आत्मबल की कमी है, लोगों पर के अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है। और ऐसा इस वजह से है क्योंकि लोगों के अंदर क्लैरिटी नहीं है। एंड पीपल हु डोंट हैव एनी क्लैरिटी, दे आर लाइक अ व्हीकल जिसके स्टीयरिंग पे कोई है ही नहीं। जिस तरफ को ढलान होगी वो कहीं को मुड़ जाएगा, खतरा है, वो एक्सीडेंट कर सकता है। वहां पर स्टेट की पुलिस की जरूरत पड़ती है। तो अपने आप में ऐसी सोसाइटी की कल्पना करना जहां पर हर एक इंसान इतनी क्लैरिटी रखेगा कि वो सेल्फ कंट्रोल रखेगा, उसको पता होगा कि सेल्फ कंट्रोल से ही वो अपनी लाइफ में ऊपर आ सकता है, मतलब हाईएस्ट सेल्फ पर लाइफ को जी सकता है। लेकिन क्या ऐसी सोसाइटी अभी तक गांधी जी के स्ट्रगल से लेकर आज तक जिसमें मैं आपके साथ ये बातचीत कर रहा हूं, क्या अभी तक पॉसिबल हो पाई है? अभी तक तो पॉसिबल नहीं हो पाई। कई लोग ये भी कहते हैं कि हम यूटोपिया, रेडिकल इन लोगों को इसलिए कह देते हैं क्योंकि ये कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। लेकिन दुनिया में रेडिकल आइडियाज की जरूरत होती है। बिना रेडिकल आइडियाज के कुछ नया नहीं हो सकता। किसी दिन किसी ने कहा कि एक एरोप्लेन बनेगा, तो जनता ने कहा बेवकूफ हो तुम, ऐसा होता है क्या? किसी ने कहा कि एक जगह से दूसरी जगह लोग आपस में बातचीत कर सकेंगे,
लोगों ने कहा बेवकूफ हो क्या तुम, ऐसा कभी होता है, सब तुम्हारी कल्पना है, रेडिकल आइडिया है। अरे भाई, आमने सामने जब इंसान होता है तभी तो बातचीत होती है, दूर इंसान की कहाँ बातचीत हो सकती, कैसे तुम दूसरे की आवाज सुन सकते हो। रेडिकल आइडिया था। किसी ने कहा कि एक ऐसा शासन, एक ऐसा सिस्टम भी हो सकता है, देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी फॉर गवर्नमेंट वेयर रियल पावर विल लाई विद द पीपल, पीपल आर गोइंग टू चूज हु इज गोइंग टू गवर्न। लोगों ने कहा रेडिकल आइडिया है, क्या बकवास है, ऐसा होता है क्या, कहीं पर ट्राई किया गया तो फेल ही हो गया था, पीपल आर नॉट अवेयर एनफ, सो इट्स नॉट डिजायरेबल एंड इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन ऐसे कितने सारे रेडिकल आइडियाज अल्टीमेटली रियलिटी बन गए। ये बात मैं इस तरीके से इसलिए आपसे बोल रहा हूं जिससे कि आपकी समझ थोड़ा इसके बारे में रिजेक्शन से ऊपर आए। Most of the times when we read this word utopia in any book, so we actually look at these thinkers in pity. क्या यार, इतने होशियार लगते थे तुम प्लेटो, लेकिन जो कहा पूरा हो नहीं पाया। क्या यार गांधी जी, क्या आप कहते थे कि मतलब ग्राम स्वराज, बट हो नहीं पाया। तो ये आजकल की लिंगो है, लैंग्वेज है टू एक्चुअली टॉक अबाउट गांधी जी या किसी और को। लेकिन अल्टीमेटली आप समझो कि रेडिकल आइडियाज की जरूरत होती भी है। कई बार आपके आइडियाज कब इंप्लीमेंट होंगे, ये जरूरी नहीं कि आपका सक्सेस इस बात से तय होगा कि आपकी जिंदगी में ही वो आइडियाज इंप्लीमेंट हो जाएं। मार्टिन लूथर किंग ने अपनी जान दे दी कि ब्लैक्स को उनके अधिकार मिलेंगे, सिविल राइट्स होंगे, मतलब कानून में ब्लैक और व्हाइट बराबर होंगे। उनका तो एसेसिनेशन हो गया था, उनको पता भी था हो सकता है, फैमिली को पता था कि हो सकता है, हो गया। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि उनके समय में कितने सारे लोग इस बात को रेडिकल कह रहे थे, तो एक्चुअली मार्टिन लूथर किंग वाज अ फेलियर। नो, उनके जाने के कई साल बाद हुआ, लेकिन हुआ तो सही। तो किसी को तो रेडिकल होना होगा ना, आजाद सोच रखनी होगी ना, कुछ ऐसी बातों पर बात करनी होगी ना जो नॉन कन्फर्मिस्ट हो, जहां पर लोग तुम्हारा विरोध करें, लोग तुम्हें बेवकूफ बताएं, लोग तुम पे हंसें, लेकिन फिर भी तुम उस बात को करो क्योंकि वो बात तुम्हें लगता है जरूरी है। राइट। रिलीजियस टेक्स्ट पर देखें तो गांधी जी पर एक बहुत बड़ा यू कैन से इम्पैक्ट भगवत गीता का बताया जाता है। अभी हम इस बात का विश्लेषण भी करेंगे, वी आर गोइंग टू एनालाइज दिस थिंग व्हेन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सर्वोदय, स्वराज, व्यूज ऑन रिलीजन। इसके अलावा गांधी जी ने रामायण को भी पढ़ा, बाइबल को भी पढ़ा, कुरान को भी पढ़ा, और वो हर एक टेक्स्ट को कोट करते थे। कुरान को भी कोट कर रहे हैं, बाइबल को भी कोट कर रहे हैं, राइट। गुरु ग्रंथ साहिब को भी पढ़ा। तो यानी कि जो इंडिया के प्रोमिनेंट रिलीजन जो इंडिया में पाए जाते हैं उन सबको गांधी जी ने पढ़ा, राइट, इनकी फिलॉसफी को पढ़ा। इसके अलावा ही वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड विद दिस कैरेक्टर ऑफ हरिश्चंद्र। सुना है किसी ने राजा हरिश्चंद्र? मुझे लगता है कि शायद बचपन में तो आपने सुना ही होगा। अगर आप के दोस्त आपको कह रहे हैं कि यार तुम झूठ मत बोलो, और आप कह रहे हो तुम सच मत बोलो, और आप कह रहे हो कि नहीं मैं तो सच ही बोलूंगा, तो क्या कहते हैं लोग? अच्छा, ज्यादा राजा हरिश्चंद्र बन रहे हो तुम। सुना है आपने? यस, ज्यादा हरिश्चंद्र बन रहे हो तुम, राइट। तो राजा हरिश्चंद्र की जो कहानी है उससे भी काफी प्रेरित थे, दैट हाउ ही स्टूड बाय ट्रुथ। रिलीजियस टेक्स्ट के अलावा, ये तो मैं रिलीजियस कुछ टेक्स्ट से निकले डिस्कशंस की बात की मैंने, इसके अलावा ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय लियो टॉल्स्टॉय।
kingdom of God is within you. जॉन रस्किन, अनटू द लास्ट, ये कुछ वर्क हैं इनके जिनसे वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, जिनका इम्पैक्ट जो है वो गांधी जी के वर्क पर पड़ा। जैसे गांधी जी का जो सर्वोदय का कॉन्सेप्ट है, उसमें हम इन्फ्लुएंस देखते हैं अनटू द लास्ट का बाय जॉन रस्किन। गांधी जी का जो स्वराज का आइडिया है, जिसमें स्वराज एट पर्सनल लेवल की वो बात करते हैं, इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं, उसमें हम कंट्रीब्यूशन देखते हैं किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, क्योंकि वो स्वराज एट द लेवल ऑफ सेल्फ की बात कर रहे हैं गांधी जी। तो ये गांधी जी पर इन्फ्लुएंसेस हैं। गांधी जी को फेनोमेनोलॉजिस्ट भी कहा जाता है। मतलब कि गांधी जी कई जो पहले ही यूज किए जा रहे वर्ड्स थे, उनके कुछ नए मतलब बताते हैं, सो दैट those meanings can actually create some new experience, new understanding in the lives of people. जैसे जो वर्ड मैंने ऊपर यूज किया स्वराज, अब स्वराज वर्ड ऐसा नहीं था कि पहली बार गांधी जी ही यूज कर रहे हैं, इससे पहले भी स्वराज यूज हो रहा था, राइट? बट गांधी जी ने स्वराज को मल्टी डायमेंशनल बना दिया, मल्टी डायमेंशनल, यानी कि स्वराज इंडिविजुअल के लेवल पर, स्वराज सोसाइटी के लेवल पर, स्वराज पॉलिटिकल लेवल पर, स्वराज इकोनॉमिक लेवल पर। तो गांधी जी ने कितने सारे मीनिंग्स इससे ही कनेक्ट कर दिए। जबकि पहले स्वराज का जो मतलब है वो पॉलिटिकल वे में यूज होता था, कि यानी कि स्वराज का मतलब है सेल्फ रूल, अपना शासन, सेल्फ रूल, पॉलिटिकल सेंस में यूज होता था। लेकिन गांधी जी ने इसको एक्सपेंड कर दिया। हम गांधी जी और गांधी से पहले ही इंडियन पॉलिटिकल सीन में कंट्रीब्यूट कर चुके अरबिंदो घोष जी के अंदर हम कंटिन्यूटी भी देखते हैं और कुछ डिफरेंसेस भी देखते हैं। हम कह सकते हैं कि बोथ अरबिंदो घोष एंड गांधी जी, दे एक्चुअली बिलोंग्ड एंड दे कंट्रीब्यूटेड इन एक्सपेंशन ऑफ, यू कैन से, इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन के कुछ कल्चरल टेनेट्स, कुछ वैल्यूज, उनको उनमें कंट्रीब्यूट भी किया, और दोनों में कुछ डिफरेंसेस भी, डिफरेंस इन द सेंस जैसे वहां जो स्वराज का आइडिया था उसको एक्सपेंड कर दिया गया। देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन पैसिव रेजिस्टेंस एंड सत्याग्रह, जो मैं भी पढ़ाऊंगा आपको। तो हम कह सकते हैं कि यार यहां पर हम कंटिन्यूटी भी देखते हैं और कुछ डिफरेंसेस भी देखते हैं। एक तरफ हम गांधी जी का कमिटमेंट देखते हैं, कुछ अल्टीमेट वैल्यूज जिसको उन्होंने अपनी लाइफ कमिट करी, जैसे कि ट्रुथ, जैसे कि नॉन वायलेंस, राइट? ट्रुथ, नॉन वायलेंस, टेम्परेंस, जो अच्छी अच्छी बात है, वैल्यूज जो हैं, इनको उन्होंने कमिट किया। अब गांधी के हिसाब से इन वैल्यूज का मतलब क्या था, चलिए उसको एक एक करके समझते हैं। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं स्वराज, सत्याग्रह, सर्वोदय, तीन एस, एस, एस और एस, तो तीनों एस का जो कनेक्टिंग पॉइंट है ना, वो है नॉन वायलेंस। तो पहले आपको नॉन वायलेंस को समझना होगा गांधी जी के, तब जाके आप बाकी आइडियाज को समझोगे, राइट? जैसे पहले हम नॉन वायलेंस को समझते हैं। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया है, सर अगर हम खुद से अपना
मीनिंग दे दे किसी वर्ड को तो कहाँ तक वैलिड है? जहां तक उसको लोग मानने लगे, उसकी उपयोगिता को समझें, वहां तक वैलिड। हर एक चीज एक्सेप्टेबल किस बेसिस पे होती है? इस बेसिस पे होती है कि भाई उससे कुछ यूजफुलनेस है कि नहीं। अब आप अपने हिसाब से कोई वर्ड का मतलब देते रहो, लेकिन उससे कुछ फायदा हो नहीं रहा, यूटिलिटी है नहीं, तो कौन ही मानेगा, राइट? यस, लेजिटिमेसी इज बेस्ड ऑन कॉन्सेंट ना। चलिए नॉन वायलेंस की बात करते हैं, ठीक है? इसको ऐसे समझिएगा, गांधी जी कह रहे हैं कि नॉन वायलेंस का मतलब देखो क्या नहीं है, सबसे पहले समझ लो। नॉन वायलेंस का मतलब केवल ये नहीं है कि मैं दूसरे का बुरा ना सोचता हूं, ना मैं बुरा देखता हूं, और ना बुरा बोलता हूं। याद है आपको गांधी जी के 3 बंदर? बचपन में सुना होगा कि यार गांधी जी के जो 3 बंदर हैं, 3 मंकीज वाली स्टोरी सुनी होगी ना, स्टैचू भी आते हैं वो, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो। आप में से कितने लोगों जो गांधी जी के जो 3 बंदर हैं, ये वाली कहानी हमें टीचर्स पेरेंट्स बताते थे कि भाई ऐसा बनना चाहिए तुम्हें, इसको मानो? आप में से कितने लोग हैं जो इसको मानते हैं, फॉलो करते हैं? राइट? क्या बात है। एक तो होता है झूठ, एक होता है कोरा झूठ। यही चल रहा है मुझे लग रहा है क्लास में। काफी लोग कह रहे हैं मी। क्या बात है। खैर, गांधी कह रहे हैं कि जनरली जो नॉन वायलेंस का आइडिया है वो नेगेटिव सेंस में ही देखा जाता है, लेकिन नेगेटिव सेंस अपने आप में एक लिमिटेड सेंस है, इट्स क्वाइट लिमिटेड। नेगेटिव का मतलब है नॉट डूइंग वायलेंस इन स्पीच और एक्शन अगेंस्ट एनी अदर पर्सन। तो अगर आप किसी दूसरे इंसान के खिलाफ कुछ गलत नहीं बोल रहे हो, वायलेंट नहीं बोल रहे हो, और ना ही कुछ वायलेंट कर रहे हो, तो उसको हम क्या मान लेते हैं? नॉन वायलेंस है, राइट? गांधी जी कह रहे हैं भाई मेरे हिसाब से अगर आप कहो ओनली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नॉन वायलेंस, नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप में से कुछ लोग कहोगे नहीं सर, हमें समझ में आ गया क्या कमी है इसमें। नॉट डूइंग वायलेंस इन स्पीच और एक्शन अगेंस्ट एनी अदर पर्सन। सर आपने ना थिंकिंग छोड़ दिया है। सो सर इसमें अगर थिंकिंग लगा लें सर तब कंप्लीट हो जाएगा सर। सो नॉट डूइंग वायलेंस इन थिंकिंग, थिंकिंग लगा लीजिए, ठीक है? थिंकिंग भी हो गया, स्पीच भी हो गया, लीजिए, और एक्शन। तो क्या पूरा हो गया? गांधी कह रहे नहीं, अब भी पूरा नहीं हुआ, अब भी कमी रह गई इसमें। तो फिर क्या कमी रह गई भाई? ये तो पूरा हमें डेफिनेशन लग रहा है। तो एक स्टूडेंट ने कहा कि सर इसमें ना नेचर और एनिमल जोड़ लीजिए। नेचर जोड़ लीजिए मतलब क्रिएचर्स को भी जोड़ लीजिए। सर अब ये पूरी डेफिनेशन बन जाएगी। अब तो बन गई, राइट? नेचर एनिमल आपके कहने से जोड़ लिया। आंसर है अब भी नहीं बनी। नो। कारण? क्योंकि गांधी जी कह रहे हैं कि भाई मेरे हिसाब से, यानी कि जो गांधीयन आइडिया है नॉन वायलेंस का, गांधीयन आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस, वो पॉजिटिव नॉन वायलेंस है। पॉजिटिव नॉन वायलेंस मतलब वो कह रहे हैं कि दिस शुड बी एडेड। मतलब गांधीयन आइडिया क्या है कि भाई साहब दोनों होना चाहिए, एडिशन होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा, क्योंकि गांधी ने कहा ये तो सबको पता है नॉन वायलेंस, लेकिन ये होना बहुत जरूरी है, पॉजिटिव नॉन वायलेंस, राइट? हम इसको हम क्या कहते हैं? अहिंसा, राइट? वायलेंस हिंसा होती है और नॉन वायलेंस क्या होती है? अहिंसा होती है। मैं यही लिख देता हूं, नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। कई बुक्स में अहिंसा लिखा जाता है, हिंदी में जब हम बोलते हैं तो अहिंसा बोलते हैं, एन बोलते हैं, ठीक है? अहिंसा या अहिंसा, ठीक है? मैं नहीं लिखते, हम एन लिखते हैं, लेकिन कई बुक्स में हिंसा लिखते हैं, अहिंसा। इन जनरल दोनों एक्सेप्टेबल वर्ड्स हैं, राइट? हिंदी में लेकिन अहिंसा ही लिखते हैं। लेकिन वो होता है ना कि हिंदी और इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करते हैं तो अंग की बिंदी को वो चेंज करते हैं कहीं। चलो, अब पॉजिटिव नॉन वायलेंस क्या होती है?
इसका मतलब होता है कि भाई अहिंसा का मतलब जो है केवल ये नहीं मैं तुम्हारे लिए बुरा नहीं करूंगा, अहिंसा का मतलब है यू हैव टू एक्सप्रेस लव, लव इन स्पीच एंड एक्शंस। जब तक तुम्हारे बोलने में, सोचने में और एक्शन में लव नहीं होगा टुवर्ड्स अदर्स, तब तक नहीं है जी वो अहिंसा टुवर्ड अदर्स। बात समझ में आ रही है आपको? तो इसका मतलब केवल ये नहीं है कि जी मैं दूसरे के लिए बुरा करता नहीं हूं। भाई अच्छा भी तो नहीं करते तुम अच्छा भी नहीं कर रहे, मैं बुरा नहीं करता हूं जी। एक आपके घर के पास में एक्सीडेंट हो गया, आप छत पे से वीडियो बना रहे हो कि भाई देखो मैं अहिंसा नहीं करता, मैं तो सोच रहा हूं ओहो यार बड़ा गलत हुआ इसके साथ, बड़ा गलत हुआ। वो चिल्ला रहा है ऊपर, देख रहा है आपको, कह रहा है भाई मुझे उठा दो, मुझे पानी दे दो। आप कह रहे हो भाई मैं तो नॉन वायलेंट इंसान हूं ना, मैं तुम्हारे बारे में बुरा सोचता हूं ना करता हूं, लेकिन एक्शन में लव दिखाना वो भी मैं नहीं करता हूं, मैं क्यों जाऊं यार नीचे, तकलीफ होगी, राइट? तो भाई ये किस तरह का नॉन वायलेंस है तुम्हारा, राइट? तो कहने का मतलब है कि नॉन वायलेंस में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कोनोटेशन होनी चाहिए, राइट? अब मैं कह रहा हूं कि जब मैं गांधी जी आपको पढ़ा रहा हूं तो आप किसी बात को ना केवल इसलिए मत मान लेना क्योंकि मैंने आपको बताया कि गांधीयन आइडिया कहता है तो मान लो, नहीं। हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है, सीखने का तरीका क्या है? हर बात को कटाक्ष करो, जिद्दी बन जाओ, जिद्दी, ठीक है? जैसे आप अपनी लाइफ में होगे भी कई एस्पेक्ट्स में, कह दो सर हम तो नहीं मानते इसको, मैं क्यों करूं यार किसी के लिए, दुनिया ने मुझे दिया क्या, राइट? दुनिया से मुझे लेना क्या, मैं किसी की परवाह करें क्यों, राइट? याद है पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, हमारा किसी ने किया क्या, राइट? तो ऐसे में आप में से कई लोग कहोगे, अच्छा कितने लोग ईमानदारी से बताओ गांधी जी के जो नॉन वायलेंट आइडिया है, नॉन वायलेंस का आइडिया है, इसके अगेंस्ट हो? जस्ट मेंशन मी, क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नॉन वायलेंस को कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं गांधी जी। देखो काफी लोग आ गए हैं, मी, ठीक है, अच्छी बात है, गुड। तो गांधी जी का कहना है, अभी आपके नाम जैसे प्रियांक हैं, अभय, ओके, तन्वी, मंजीत, राहुल, पुष्कर, टीना, इशिका, काफी लोग हैं जो गांधी जी के नॉन वायलेंस के आइडिया को टोटली रिजेक्ट करते हैं। उन्हें नहीं समझ में आता ये क्या नॉन वायलेंस चल रहा है, दुनिया वायलेंस से चलती है, राइट? अभिषेक रवल। तो गांधी जी का आप सबसे सवाल है कि बेटा मुझे ये बता दो कि तुम ह्यूमन हो या एनिमल हो, ये तो बता सकते हो, बताओ क्या हो? ज्यादा कुछ नहीं, कुछ केवल सवाल पूछूंगा तो आप कहोगे गांधी जी इसमें कोई डाउट नहीं है, हैं तो हम ह्यूमन, ठीक? आप सोचे गांधी जी मतलब आप हमें मतलब आर्म ट्विस्ट करना चाह रहे हो कि हम ह्यूमन हैं तो हम नॉन वायलेंस को फॉलो करें, हम तो ह्यूमन हैं लेकिन नॉन वायलेंस नहीं, हम तो वायलेंस को फॉलो करते हैं, ये सोचे हो? कोई दिक्कत नहीं है। गांधी जी कह रहे हैं सुनो तो सही मेरा ये आइडिया आया कहां से। गांधी जी कह रहे हैं ये बताओ बेटा कि तुम्हारा लाइफ की ट्रैक है, ठीक? यहां पर तुम खड़े हो, तुम्हारे लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस दिशा में तुम जा रहे हो? तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तुम जो ट्रुथ है उसके हिसाब से लाइफ जीना चाहते हो। ट्रुथ का मतलब है वो आइडिया जिससे कि तुम्हारी लाइफ एक फुलफिल्ड लाइफ रहे, हैप्पी लाइफ रहे, एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आए तुम्हें जीने में। तो जो अच्छाई का आइडिया होता है, जो सच का आइडिया होता है, वही गॉड का आइडिया होता है। हर एक रिलीजियस स्क्रिप्चर में ये चीज हम कॉमन देखते हैं। हर एक रिलीजियस स्क्रिप्चर क्यों अच्छाई की बात करता है, क्यों उसको फॉलो करने की बात करता है? क्योंकि उससे ही आपको सुकून, उससे ही आपको अपनी पर्सनैलिटी में बेटरमेंट दिखता है, बेटर लाइफ आप बना सकते हो बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ ट्रुथ विच इज द पाथ ऑफ गॉड, है कि नहीं? अब वो कह रहे हैं कि बेटा जब तुम्हें पाथ ही लाइफ का ऐसा चाहिए जिसमें कि तुम्हारी लाइफ हो झक्कास, ठीक? तो मुझे बताओ उसके लिए तुम्हें वही तो स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो ट्रुथ वाले स्टेप्स हो। क्या तुम शैतान वाले स्टेप्स लेकर, सैटन वाले स्टेप्स लेकर लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हो, मतलब एक सेटिस्फाइड लाइफ जी सकते हो? क्या सेटिस्फाइड लाइफ नहीं जी सकते?
जिसने भी शैतान का रास्ता अपनाया है, ईविल का रास्ता अपनाया है, जिसने की जोर जबरदस्ती करके दूसरे से पैसा कमाया है, दूसरे के हक को खाया है, तो वो कुछ अर्जन तो कर चुका है चीजों को, पैसा जोड़ लेता है, कुछ पोजीशन पर धोखे से पहुंच जाता है, बट अल्टीमेटली उसकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक होलोनेस रहती है, कंप्लीटनेस नहीं रहती। वो जिंदगी भर भागता रहता है कि अभी इससे सुख ले लूं, अब इससे सुख ले लूं। वो कंटेंट जो है, सेल्फ कंटेंट कहते हैं, एक सेल्फ ऑफ सेटिस्फैक्शन, एक सेटिस्फैक्शन, वो नहीं आती। ये जिंदगी का सूत्र है। गांधी जी कह रहे मेरे मानो मत बात को, तुम देख लो आसपास, देख लो आसपास, तुम्हें चेहरे पढ़ के पता लग जाएगा। ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा। जितने बड़े फ्रॉड लोग होते हैं, दूसरे को धोखा देते हैं, पैसा पोजीशन एक्यूमुलेट करते हैं, वो एग्जर्ट तो करते हैं पावर को, लेकिन अंदर एक होलनेस होती है। लेकिन जो इस रास्ते पर चलता है, उसके पास हो सकता है पैसा कम हो, लेकिन वो अगर वो, गांधी जी कह रहे हैं मैं गरीबी को सपोर्ट नहीं कर रहा, आई एम नॉट सपोर्टिंग पॉवर्टी, आई एम नॉट सपोर्टिंग यू शुड बी एट ईज, कि मैं तो अच्छा इंसान हूं, केवल अच्छे इंसान से कुछ नहीं होगा। गांधी जी कह रहे हैं कि भाई मेरी लाइफ है लाइफ ऑफ एक्शन, लाइफ ऑफ एक्शन तो करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। अगर कर्म नहीं कर रहे हो और कह रहे हो मैं अच्छा इंसान हूं, अच्छी सोच रखता हूं, क्या करें भाई तुम्हारी अच्छी सोच का, तुम पाप कर रहे हो। क्योंकि अपनी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल ना करना, इफ यू आर नॉट utilizing the capabilities that this nature, this God has given you, then that is a sin as well. You are a sinful person. तो वो भी sin है, वो पाप है। तो रोज पाप के भागी हो अगर जीवन का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। और सृष्टि का नियम है, आप पाप करो, अपनी हेल्थ का ख्याल ना रखो, हेल्थ डिजीज हो जाएंगी। नियम ही ऐसा बना रखा है सृष्टि ने। कर्म वो करो जो तुम्हारे लिए जरूरी है, बेटरमेंट के लिए जरूरी है, तो देखो फिट भी रहोगे, काम भी अच्छा होगा, बेटरमेंट भी होंगे, और जब जो भी हो जाए फिर उसको फुल्ली एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट यू हैव इन योर हैंड इज कर्मा, दैट्स इट। बट योर कर्मा शुड बी अलाइन्ड विद द ट्रुथ, राइट? तो ऐसे में वो कह रहे हैं शैतान का रास्ता अपनाकर क्या इस लाइफ को पा सकते हो? नहीं पा सकते। तो ट्रुथ का रास्ता तो अपनाना पड़ेगा, राइट? अब आप कहोगे कि गांधी जी मैं तो अब भी नहीं मानता इस बात को, तो गांधी जी कह रहे हैं ठीक है। आप कहोगे गांधी जी मैं क्यों फॉलो करूं ट्रुथ को? गांधी कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हें बता रहा हूं कि तुम ट्रुथ को फॉलो कर सकते हो, एक बेटर रास्ते को फॉलो कर सकते हो। तुम्हारी लाइफ का लेवल वो हो सकता है जैसे कई जो स्पीशीज हैं वो शायद वैसी लाइफ नहीं जी सकते, उनके पास वो ऑप्शन नहीं है। जैसे गांधी कह रहे हैं तुमने अभी बताया ह्यूमन हो तुम, इस बात में तो विश्वास है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जिंदगी में बहुत सारे शक हैं तुम्हारे अंदर चल रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है। तो कैसे पता लगता है तुम ह्यूमन हो और दूसरा एनिमल है, कोई और एनिमल? तो डिफरेंस है तुम्हारी कॉन्शियसनेस में, तुम्हारी कॉन्शियसनेस में फर्क है जी, सीधी बात। यानी कि तुम रेशनैलिटी का ऑप्शन यूज कर सकते हो, जैसी रेशनैलिटी नॉट अवेलेबल टू एनिमल्स, बिकॉज दे आर गवर्न बाय एपेटाइट। नेचर ने इनको ऐसा बनाया कि एपेटाइट से ही गवर्न होता है। एपेटाइट का मतलब होता है भूख, लस्ट। नेचर ने उनको ऐसे ही बनाया, उसमें कोई गलत नहीं है। और आपके अंदर भी नेचर ने एपेटाइट भी दी है, भूख दी है, लस्ट दी है, लेकिन तुम्हारे अंदर एक फीचर दिया रेशनैलिटी, तर्क, जो इनके पास नहीं है। उस तर्क से तुम एक बेटर रास्ता बना सकते हो। इनको तो वही रास्ता फॉलो करना है। शेर है, घास तो खाएगा नहीं, मार के खाएगा किसी को, जिसको मारेगा वो किसी छोटे से हिरन की मम्मी हो सकती है भाई, राइट? लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शन है, यू आर रेशनल। अगर तुम अल्टरनेटिव बना सकते हो, अगर बना सकते हो रेशनैलिटी से, अगर तुम्हारे पास ये चॉइस है
कि तुम बहुत बेटर कर सकते हो कुछ जिसमें तुम्हारा भी भला सबका भला, तो वो नहीं कर रहे हो तो तुम एनिमल लाइफ जी रहे हो ना, देन यू आर अंडर द कैटेगरी ऑफ एनिमल। क्योंकि एनिमल करता है कि भाई जो मन में आया, भूख लगी इसकी, चलो वो खा लो, अब मन करा इस चीज का, वो कर दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। लेकिन तुम्हारे पास अल्टरनेटिव है, तुम्हारे पास चॉइस है। ये तुम्हें डिफरेंशिएट करती है दैट यू आर ह्यूमन, नॉट जस्ट अदर एनिमल स्पीशीज। तो you can be non-violent in a manner which other species might not be. Other species में भी हो सकता है non-violence, but तुम्हारे पास तो होना ही चाहिए भाई, तुम तो अल्टरनेटिव है ही तुम्हारे पास। गांधी जी कह रहे हैं कि मेरा जो नॉन वायलेंस का आइडिया है, इट इज नॉट जस्ट एप्लीकेबल फॉर पीपल, दैट पीपल के लिए नॉन वायलेंट, नहीं नहीं नहीं, यू शुड बी नॉन वायलेंट फॉर अदर पीपल एज वेल एज एनवायरमेंट। तो यानी कि यू हैव टू हैव लव टुवर्ड्स पीपल, एनिमल और एनी कंपोनेंट ऑफ इकोलॉजी। तो आपको लगता है यहां पर गांधी जी के जो व्यूज हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर भी लागू हो रहे हैं भाई? इफ वी आर टेकिंग केयर ऑफ एनवायरमेंट अराउंड अस, तो डेफिनेटली वो सस्टेनेबिलिटी का आइडिया है, राइट? तो ये तो आपको पता लगा गांधी जी का नॉन वायलेंस क्या है, और क्यों कह रहे हैं गांधी जी कि भाई नॉन वायलेंस का रास्ता ही तुम्हारा रास्ता है। ये बात क्लियर है आपको? यस और नो? क्लियर है? अब आप सोच रहे होंगे कि सर गांधी जी का ये जो आइडिया है नॉन वायलेंस और ये ट्रुथ है क्या, मतलब व्हाट इज ट्रुथ? तो मैंने आपको बताया सबसे पहले नॉन वायलेंस को समझना, फिर जाकर आप सत्याग्रह, स्वराज, सर्वोदय को समझ सकते हो। तो चलिए सत्य की ही बात कर लेते हैं। सत्याग्रह में वर्ड यूज हो रहा है सत्य। ट्रुथ। कई लोगों को ऐसा लगता है कि सच का, सत्य का मतलब सत्याग्रह से उनके दिमाग में क्या इमेज बनती है, अच्छा हमें पता धरना प्रदर्शन चल रहा है, यही सत्याग्रह है, लगता है। आपको लगता है कि यार मैं अगर धरने पर बैठ जाऊं और कहूं यार ये बात सच है, ये होना चाहिए, और वो सत्याग्रह है। गांधी ने कहा था कि सत्याग्रही बनना आसान नहीं है, सत्य बनना बिल्कुल आसान नहीं है। इट टेक्स करेज टू बी सत्याग्रही। शायद आप में से कई लोगों को लगेगा यार बनी बनाई बातें चल रही हैं, मतलब अपने आप को हीरो बता रहे हैं, हीरोइक बातें ऐड कर रहे हैं जिससे लोग समझे बड़ी बात है। क्या बड़ी बात है? हमें जो सच लगता है हम उसका आग्रह करें कि बात मानी जाए, वो सत्याग्रह है। कुछ लोग शायद ऐसा कहेंगे, है ना? गांधी जी का कहना था नहीं। एग्जाम्पल देता हूं। जैसे गांधी जी कह रहे थे कि जो ब्रिटिश रूल है वो इविल है, और आपका जो नेशनल इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल है दैट इज ट्रुथ, दैट इज सत्य का रास्ता। आप कहोगे ऐसा क्यों भाई, यही सच क्यों है, गुलामी सच क्यों नहीं है? ब्रिटिशर्स कहेंगे गुलामी सच है, गुलामी तुम्हारे लिए ठीक है। क्योंकि अगर हम ब्रिटिश स्कॉलर जेएस मिल के विचारों को पढ़ें तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं यार इंडियंस तो बैरबरिक हैं, कॉलोनीज बैरबरिक हैं, they don't deserve democracy or political independence. It is for their own good that they should be governed by Britishers. That is for the good of them. उनके लिए वही सच है, वही ईश्वर का रास्ता। वो कह रहे हैं हम तो वहां क्रिश्चियनिटी को एक्सपेंड कर रहे हैं, दैट इज गुड फॉर देम। बैरबरिक हैं, हम इन मिशनरीज के थ्रू हम उनको सिविलाइज करेंगे, एजुकेशनली एम्पावर कर रहे हैं। तो दे डोंट हैव एनी कल्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रेटेजिक, यू कैन से स्ट्रेटेजिक इंसाइट्स नहीं है, स्ट्रेटेजिक कल्चर नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो उनके हिसाब से वो सच था भाई, फिर ये सच क्यों है?
तो गांधी जी का मानना था कि भाई ये बताओ कि इंसान को प्रकृति ने फ्री कॉन्शियस दी है कि नहीं दी है? दी है। और अगर फ्री कॉन्शियस दी है तो यानी कि प्रकृति चाहती है कि आप पर एज एन इंडिविजुअल पर आपका रूल हो, सेल्फ रूल। मतलब आप ही अपने लिए बेस्ट कर सकते हैं। आप दीपो भव, आप ही अपने आप के दीपक हैं। तो इसी तरीके से अगर ये ग्रुप ऑफ पीपल एक पर्टिकुलर टेरिटरी में रहते हैं, एक कल्चर से बंधे हुए हैं, एक राष्ट्र की एकता रखते हैं, मल्टीपल कल्चर से एक राष्ट्र इनको बांधता है, तो ऐसे में क्या इनको सेल्फ रूल नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि प्रकृति ही ये कहती है कि बेस्ट गवर्न आप तभी होंगे जब आप खुद अपने लिए फैसले लेंगे। तो ऐसे में अगर दूसरा हमारे लिए फैसला लेने पर जबरदस्ती उतारू है कि नहीं हम तो तुम्हारा कल्याण करके ही रहेंगे, व्हाइट मैन्स बर्डन है, तो गांधी जी कह रहे हैं सरासर धोखा हो रहा है तुम्हारे साथ, इविल है ये। और गांधी जी कहते हैं कि भाई ये बताओ सत्यमेव जयते, ये बात तो आप सब जानते हैं कि सृष्टि का नियम है कि जीत हमारी हमेशा किसकी होती है? सच की होती है कि नहीं? तो गांधी जी इनसे कह रहे हैं लोगों से कि आप ये समझो कि आपकी जीत तो पक्की है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। जयते कहां गया? जयते। तो गांधी जी कह रहे हैं कि तुम अगर सच के साथ हो, क्योंकि प्रकृति, ईश्वर चाहता है कि भाई तुम बेस्ट जिंदगी जियो, और बेस्ट तभी जी सकते हो जब अपने आप पर खुद शासन करो। तो तुम्हारा जो रास्ता है ना आजादी का, वो केवल पॉलिटिकल आइडिया नहीं है कि ब्रिटिश तुम्हारा शोषण कर रहे हैं। अरे भाई साहब, ये बहुत बड़ा सच है जिसके लिए तुम लड़ रहे हो। इट्स नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ पॉलिटिक्स, यहां पर ये अध्यात्म की बात है। तो ऐसे में ये जो सच, जो सत्य की वो गांधी जी बात कर रहे हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आपको नहीं लगता ये स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? यस और नो, है कि नहीं? स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा है, राइट? क्योंकि गांधी जी इसको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ आइडिया आप में से, मतलब ये जो आइडिया है कि हमारा जो नेशनल स्ट्रगल है, इट इज नॉट जस्ट अबाउट पॉलिटिकल फ्रीडम, इट इज अबाउट अ बिगर कॉज, दैट कॉस्मिक, यानी कि गॉड वांट्स अस टू विन इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रगल। ये आइडिया इससे पहले और किसने यूज किया था? मिस्टर औरबिंदो घोष ने यूज किया था। याद आ रहा है आपको? औरबिंदो के व्यूज में पढ़ाया था आपको। औरबिंदो का भी यही मानना था। एक्चुअली आपका जो आजादी की जिम्मेदारी, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी, कॉस्मिक आइडिया है, राइट? अब आपको जानना होगा यार ये फिर सत्य है क्या, क्या डिफरेंस है? ध्यान देना, एक विचारक हुए थोरियो, और इनका एक आइडिया है पैसिव रेजिस्टेंस। तो कई लोग सोचते हैं कि पैसिव रेजिस्टेंस और सत्याग्रह एक ही है, यानी हम एक्टिवली कोई वायलेंस का यूज कर नहीं रहे और अपनी मांगों को हम मजबूती से रख रहे हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं, डेलिब्रेशन, डिस्कशन, नेगोशिएशन कर रहे हैं, राइट, नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन हथियार नहीं उठा रहे, तो अपने आप में पैसिव रेजिस्टेंस है। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस। जब थोरियो पैसिव रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो इनका मानना है कि एक्चुअली हम पैसिव रेजिस्टेंस को एज अ स्ट्रेटेजी माने। इट्स अ गुड स्ट्रेटेजी बिकॉज अगर आप ब्रिटिशर्स के खिलाफ वायलेंस का इस्तेमाल करने लगे तो वायलेंस का इस्तेमाल करने की पावर ज्यादा किसके पास है? पीपल हु आर स्टैंडिंग विद गांधी जी और ब्रिटिशर्स? आंसर इज ब्रिटिशर्स। तो थोरियो के विचार, पैसिव रेजिस्टेंस के विचार, और इसी विचार से हम सहमति देखते हैं औरबिंदो जी की इनिशियल पीरियड में। औरबिंदो भी ये कहते हैं कि देखो, आई एम नॉट अगेंस्ट वायलेंस इनिशियली, Aurobindo was saying that, but it's a matter of strategy as well, that we cannot win against Britishers at present by using violence, because capacity to use violence is more with Britishers, number one.
Number two, if Britishers use violence, then it will become troublesome to actually take, common people together for fight against this, you can say, despotism. क्योंकि आम आदमी के खिलाफ जैसी वायलेंस का बड़े स्तर पर इस्तेमाल होगा तो ऐसा भी तो हो सकता है कि दोबारा आपसे कहा जाए चलो यार मास मूवमेंट में, आपको नहीं यार अभी नहीं आ रहा, अभी तो पहले की जो मार पिटाई हुई है वो उसी से ठीक नहीं हुआ यार, जान पे रिस्क नहीं लूंगा। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग के अंदर भय बैठा दें, डर बैठा दें। तो हमें तो लोगों को अभय बनाना है। तो गांधी जी जो है, मैंने कहा कि भगवत गीता से इंस्पायर्ड थे और इनके श्लोक्स का इस्तेमाल करते थे। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। तो एक तरीके से जो अभय होना है ना, मतलब दैट इज आवर नेचर। वी ऑल आर मेड फियरलेस। इसके अलावा अगर आपके अंदर कोई भी फियर है तो उसका मतलब है कि अभी ज्ञान अधूरा है। दोबारा रिपीट करूं बात, अगर आपके अंदर इस मोमेंट में कोई भी डर है, कोई भी डर, तो इसका मतलब है ज्ञान अधूरा है। आप कहोगे सर मौत का डर तो सबको होता है। It's not wrong to have sensation in body when you are in a tough situation. It's not wrong. But the point is, if you are changing the track just because you had the sensation, then ज्ञान अधूरा है। सबसे बड़ा डर क्या है? मौत का डर है। लेकिन उसका डर है तो ज्ञान अधूरा है, क्योंकि मौत तो सच है और सच से भागा नहीं जा सकता, और जिससे भागा नहीं जा सकता तो उससे डरना क्या? वो तो आनी है तो आनी है। स्पॉन्टेनियस होता है लाइफ में, काफी कुछ प्लानिंग रखी रह जाती है, एकदम से चीजें होती हैं और सब कुछ बदल जाता है। तो इससे आपको पता लगा कि गांधी जी जब सत्याग्रही बना रहे हैं लोगों को, अपने कुछ फॉलोवर्स को, तो कह रहे हैं इट्स अ बिगर टेस्ट, इट्स अ मैटर ऑफ फेथ। कई बार यू हैव टू एक्ट इन अनरीजनेबल मैनर एज वेल, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे रीजंस तुम्हारी नॉलेज के स्तर से सीमित हों। तो इट्स अ टफ टास्क, बट यू आर मेड टू डू टफ टास्क। तो गांधी जी कह रहे हैं कि अब जैसे थोरियो और अरबिंदो कह रहे हैं इट्स अ मैटर ऑफ स्ट्रेटजी, तो नॉन वायलेंस को अडॉप्ट करना पड़ेगा, मैटर ऑफ स्ट्रेटजी। लेकिन गांधी जी क्या कह रहे हैं? अगर मैं गांधी जी को यहां पर लिखूं, गांधी जी कह रहे हैं कि नहीं, जो नॉन वायलेंस को रास्ते को अपनाया, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ स्ट्रेटजी, इट्स अ मैटर ऑफ फेथ। फेथ इन दिस ट्रुथ। स्ट्रेटजी का मैटर नहीं है, फेथ का मैटर है। आप कहोगे सर इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिए। करता हूं, आपके नोट्स में मैंने सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, इसी स्ट्रक्चर में दिया हुआ है। सेकंड पॉइंट, थोरियो कहते हैं कि, और अरबिंदो के व्यूज में भी, कि यार जो अदर है, जैसे कि ब्रिटिशर है यहाँ पर, ठीक है, अगर उनके लिए हम इस्तेमाल करें तो एक्चुअली हम ब्रिटिशर्स को ईविल मान रहे हैं। इसमें ब्रिटिशर्स को ईविल मान रहे हैं, उनके खिलाफ हमें खड़ा होना होगा, सच के लिए खड़ा होना होगा। लेकिन गांधी जी कह रहे हैं ब्रिटिश रूल इज इविल, ब्रिटिश रूल इज इविल, नॉट ब्रिटिशर्स, नॉट ब्रिटिशर। दोनों बातों में फर्क है। वो कह रहे हैं तुमने मेरी बात को समझा नहीं शायद सही से। कह रहे हैं देखो मैंने ऊपर बताया था तुम्हें यहां पर कि देखो ब्रिटिशर्स का शासन गलत है, क्योंकि वो शासन तुमसे तुम्हारी आजादी छीन रहा है। देखो सेल्फ रूल यही ट्रुथ है, और ब्रिटिश शासन क्या कर रहा है? तुम्हें सब्जुकेट कर रहा है। तो इस वजह से ब्रिटिश रूल इज इविल। देखो यहां पे लिखा था मैंने, ब्रिटिश रूल इज इविल, नॉट ब्रिटिश। दोनों बातों में फर्क है।
तो यानी कि वो कह रहे हैं कि जो ब्रिटिशर्स हैं, जो लोग हैं जो यहां पर आप पर राज कर रहे हैं, वो इविल नहीं, उनका शासन इविल है। तुम्हें इंटरेक्ट और सत्याग्रह तो करना ही होगा ब्रिटिश रूल के खिलाफ, और जिसमें तुम एंगेज करोगे ब्रिटिशर्स से, लेकिन उनको इविल मान के नहीं। अगर तुमने उनको इविल मान लिया तो मुझे बताओ, नॉन वायलेंस की जो अभी डेफिनेशन समझाई आपको, तो क्या फिर आप सत्याग्रह को एक्सरसाइज कर पाओगे? मैंने क्या कहा था कि नॉन वायलेंस इज बेस्ड ऑन, मतलब सत्याग्रह इज बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस। नहीं कर पाओगे भाई, क्योंकि तभी मैंने पहले नॉन वायलेंस समझाया आपको। मैंने कहा तीनों पॉइंट का सेंटर नॉन वायलेंस है, ट्रुथ है। तो गांधी जी क्या कह रहे हैं? नॉन वायलेंस का मतलब है लव टुवर्ड्स अदर्स। तो जब तुम सत्याग्रह करने जा रहे हो, तो उस समय तुम्हारा अगर बेसिक क्लियर नहीं है कि सत्याग्रह है क्या, तो ऐसे में तुम दूसरे को इविल मानोगे, तो तुम सत्याग्रह में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यू हैव टू सस्टेन अ हार्श जर्नी, एंड फॉर हार्श जर्नी यू नीड टू बी इंटरनली स्ट्रांग, एंड फॉर दैट नॉन वायलेंस इज द पावर। गांधी जी इज नॉन वायलेंस, नेगेटिव पॉजिटिव बोथ, दैट इज द पावर। तो जब तक वो क्लैरिटी नहीं होगी तब तक कैसे होगा? शायद आप में से काफी लोग कहोगे सर ये बात समझ नहीं आई। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक वाक्य बताता हूं। नमक सत्याग्रह के बारे में तो आपने सुना ही होगा, सॉल्ट सत्याग्रह, हिस्ट्री में पढ़ते हैं आप। तो उसका वाक्य जो है एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने कैप्चर किया, लिखा। तो वाक्य क्या है उसको बता रहे हैं कि कुछ जो है सत्याग्रही जा रहे हैं, रास्ते में ब्रिटिश पुलिसमैन उनको रोक लेते हैं। सत्याग्रही से कहते हैं वापस जाओ। सत्याग्रही कहते हैं नहीं जी यही रास्ता हमारा, हम इसी से जाएंगे, हमें वहां पहुंचना है और ये हमारा सत्याग्रह है, चल रहा है, सत्य का आग्रह कर रहे हैं, ये कानून गलत है और इस कानून को हटाने की बात कर रहे हैं। तो पुलिस ने, मैंने कहा वापस जा रहे हो कि आप तुम्हें लाठीचार्ज करें? तो उसने कहा देखो आपको जो करना है, जो आपकी ड्यूटी है वो आप कीजिए, लेकिन हमारा आपसे आग्रह है कि आप भी हमारा साथ दीजिए। तो जो ब्रिटिश ऑफिसर था उसने लाठी मारी और दैट स्टिक एक्चुअली वो फोरहेड पे लगी, जो सबसे आगे खड़ा था, जो बात कर रहा था सत्याग्रही। वो गिर गया, दोबारा खड़ा हुआ, दोबारा गिर गया, दोबारा मारा, दोबारा गिर गया, फिर खड़ा हो गया, फिर तीसरी बार मारा, इस बार उसके ब्लड आने लगा। अब ये होते हुए देख रहा था एक ब्रिटिश पत्रकार। ब्रिटिश पत्रकार ने लिखा कि यार मैं इस बात से अमेज्ड हूं कि यहां पर ह्यूमन साइकोलॉजी के जनरल अंडरस्टैंडिंग को पार कर दिया गया है। क्योंकि बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी, एनिमल इंस्टिंक्ट कहती है कि अगर कोई हम पर हमला करता है तो हम बचते हैं या डिफेंस में कुछ करते हैं। अगर दूसरा बहुत ज्यादा पावरफुल है तो कम से कम हेट तो प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन यहां पर इसमें से कुछ नहीं दिखा। आई एम मोर सरप्राइज्ड बाय इट कि ये चल क्या रहा है। क्या ये कुछ अलग तरह के इंसान हैं सत्याग्रही? और गांधी जी ने इनको मतलब ऐसे क्या कर दिया है? कुछ हिप्नोटाइज करके भेजा है क्या? क्योंकि ये जनरल ह्यूमन एनिमल इंस्टिंक्ट है ही नहीं। और जब तीसरी बार ब्लड आने लगा तो, और गर्मी बहुत ज्यादा थी, सो साथ में वो पानी की होती ना, लेकर चलते हैं, लेदर की एक बॉटल टाइप होती है। तो वो कहता है इंसान कि यार ये जो ब्रिटिश ऑफिसर हैं ये भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, धूप में खड़े हैं, हमें रोक भी रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और मेरे पर प्रहार भी कर रहे हैं, तो इनको जो है थकान हो गई होगी, चलो इनको पानी पिला दें। पानी पिलाने लगा। तो ब्रिटिश पत्रकार के अंदर से कुछ हिला। उसको लगा कि शायद जो नैरेटिव्स ब्रिटिश स्कॉलर्स, ब्रिटिश मीडिया स्पिन कर रही है कि ब्रिटिश रूल इज नेसेसिटी एंड फॉर गुड ऑफ दीज इंडियंस, आई थिंक दैट इज अ फॉल्स नैरेटिव। बैरब्रिक्स इस तरीके से नहीं करते। इनके कंपैरिजन में तो लगता है कि बैरब्रिक तो बाकी दुनिया है, जहां पर वायलेंस ही वायलेंस है, पैसों के लिए वायलेंस, थोड़ी सी टेरिटरी के लिए वायलेंस, फ्रॉड, पॉलिटिकल वायलेंस। तो उसने उसको फिर कवर किया इंसिडेंट को। तो आपके मन में सवाल उठना चाहिए कि यार वो ऐसा कर कैसे पा रहे थे?
तो एक कंपोनेंट तो मैंने आपको नॉन वायलेंस में ही समझा दिया है, लव टुवर्ड्स अदर एज a natural option for a higher self, for being a human. Life of God, life of truth can only be achieved through this path. इसके अलावा अगर किसी भी रास्ते से जीवन चल रहा है तो उस जीवन में खोखलापन रहेगा। और जिस दिन you relate with people with care, with love, तो ऐसे में सेंस ऑफ कंप्लीटनेस आने लगेगी। कुछ लोगों का मानना है कि यार ये जो आइडिया है ये धोखा दिलाएगा, नुकसान कराएगा। गांधी जी कहते हैं हम सत्याग्रही हैं, हम सत्य के लिए खड़े हुए हैं, हम स्ट्रांग लोग हैं, बेवकूफ थोड़ी ना है। अगर नुकसान कराने वाले होते तो इतने बड़े लेवल पे मास मूवमेंट करा के ब्रिटिश इकोनॉमी का गला थोड़ना घोट देते, इकोनॉमी ब्रिटिश रूल का। अगर केवल नुकसान कराने वाले होते टुवर्ड लव फॉर अदर्स, तो ऐसे में इतने मास लेवल पर हम दबाव कैसे बना देते भाई, अड़े कैसे रहते। तो दैट्स अ फॉल्स कंसेप्शन दैट इफ यू लीड विद दिस पाथ देन अदर पीपल आर गोइंग टू डिसीट यू, आपका नुकसान करेंगे नहीं। वो चॉइस आपकी है। प्यार होने का मतलब समझदारी खोना नहीं है, दोनों बातों में फर्क है। आप समझदारी खो रहे हो प्यार में तो वो गलती आपकी है, वो रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ नहीं है। क्योंकि सच में कमजोरी नहीं होती, केवल मजबूती होती है, ओनली स्ट्रेंथ। एंड गांधी जी ने पहले ही बता दिया कि सत्याग्रही बनना आसान नहीं है, इस बात को समझना, प्रैक्टिस करना आसान नहीं है। यू हैव टू कम रेगुलरली विद टू मी, you have to listen to me, understand this, and then only you can increase your level of thinking and living. अगर बाकी आसान जीना है तो जीते रहो, जी तो रहे हो। क्योंकि तुम नहीं करोगे, तुम्हारे अलावा हैं दुनिया में लोग, इस देश में लोग जो आए हैं तो कुछ बड़ा जी कर जाएंगे, वो करेंगे, उसका फायदा तुम्हें भी मिल जाएगा। They will live with higher self. तो दैट इज व्हाट गांधी जी वाज सेइंग। तो पहला तो नॉन वायलेंस वाला हुआ। अब देखिए दूसरा, उनमें मजबूती कैसे आ रही थी सत्याग्रही में। आप में से कितने लोग कह रहे हैं कि सर ये बात तो सीधा हम पर लग रही है, सत्याग्रह, गांधी जी, वो बात तो ठीक है, लेकिन ये बात तो सीधा हमें चोट पहुंचा रही है, कुछ खोल रही है। गांधी जी कह रहे हैं एक और बात सुनो, सत्याग्रही होने के लिए तुम्हें सत्य पर चलना होगा। और सत्य पता है क्या है, ट्रुथ पता है कैसे आता है, कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी से। मैं अब जिस परत को ओपन कर रहा हूं इस आइडिया की, वो आपको बताएगी कि इन दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है। मतलब हाउ गांधी जी वॉज एबल टू डिस्टिंग्विश दिस, कि ब्रिटिश रूल इज इविल, नॉट ब्रिटिशर। क्योंकि मैंने आपको क्या कह दिया था इस लेक्चर के शुरू में, किसी भी बात को केवल मान नहीं लेना है कि गांधी जी ने ऐसा कहा। गांधी जी ने जो कहा उसके पीछे कुछ अंडरलाइंग लॉजिक है। कई लोग केवल इतना जानते हैं, सोचते हैं ठीक है इसको लिख देंगे, लेकिन इस अंडरलाइंग लॉजिक को तो समझिए, फिर आपको समझ में आएगा कि ये बात कही क्यों गई। गांधी ने कहा केवल आंख बंद करके मानो मत, क्योंकि अगर आंख बंद करके तुम मुझे केवल सुन लोगे कि चलो जी मान लेते हैं, तो जब सिचुएशन आएगी ना डगमगा जाओगे, क्योंकि तुम्हारे लिए वो केवल गांधी के शब्द होंगे। गांधी कह रहे मैं चाहता हूं कि वो तुम्हारे शब्द हो, तुम्हारा रियलाइजेशन हो, यू ओन योर लाइफ, सेल्फ रूल। तो उसके लिए जरूरी अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी कि सत्य का मतलब होता है कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी। शुरुआत सत्य की यहां से होती है, कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप कहोगे कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी?
अब जो गांधी जी ने कहा उससे आपका दिमाग और ओपन होना चाहिए। गांधी जी कह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स को, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ब्रिटिशर्स आर नॉट इविल, ब्रिटिश रूल इज इविल, क्योंकि ब्रिटिशर की गलती नहीं है कि तुम पर वो राज कर रहे हैं, गलती तुम्हारी भी है। ब्रिटिश रूल इज इविल, वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वो गलत है, लेकिन तुम्हारा देश है ना। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि, ऐसा भी तो है कि ब्रिटिश जो कॉलोनियल पावर्स हैं वो कुछ देशों पर राज नहीं कर पाई। देयर आर सम नेशंस, देयर आर सम एरियाज। ऐसा क्यों हुआ कि तुम पर राज कर पाए? कुछ तो इंट्रिंसिक वीकनेस रही होंगी। आप अपनी महानता के किस्से गाते रहो और इंट्रिंसिक वीकनेस से दूर रहो, वो सत्य का रास्ता नहीं है। ट्रुथ इज स्ट्रेंथ, एंड स्ट्रेंथ कम्स व्हेन यू ऑनर योर वीकनेसेस। ऑनर योर वीकनेस मतलब, ऑनर का मतलब है एक्सेप्ट योर वीकनेस। यार मेरी वीकनेस ही रही है, I honestly accept it. And when you honestly accept your weakness, any kind of weakness, जो भी आपकी गलतियां रही हो, जो भी आपकी वीकनेस रही हो पास्ट में, जब आप ऑनेस्टली उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, वहीं से शुरुआत होती है कुछ नया बनने की, कुछ बड़ा करने की। वहीं से शुरुआत हो सकती है। आप कहोगे कैसे सर, ये बात नहीं समझ में आई सर, कैसे सर? अगर आप ब्रिटिशर को जिम्मेदार मान रहे हो तो आप अपनी आधी ताकत खो चुके हो, क्योंकि तुम क्रिबल कर रहे हो, तुम विक्टिम हो। विक्टिम के पास पावर रहती है क्या? आप सोचो, क्यों प्रोफेसर हुमायूं कबीर ने कहा था मास साइकोलॉजिस्ट है। विक्टिम माइंडसेट से कभी देश आजाद हो सकता है क्या? विक्टिम माइंडसेट से कभी देश आजाद नहीं हो सकता। उन लोगों से हमेशा दूर रहना जो तुम्हारे अंदर विक्टिम माइंडसेट को डालने की कोशिश करें, बेचारा बनाए और तुम बेचारे बनने लग जाओ, क्योंकि फिर जीतने की गुंजाइश नहीं रहेगी। बेचारे हो गए ना, अब तो बहाने हो गए तुम्हारे पास, बेचारे हो तुम। ब्रिटिशर्स ने ऐसा कर दिया, नहीं तो हम तो सोने की चिड़िया थे। बने क्यों नहीं फिर? अब बनो, राइट? तो यहां पर कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत है फॉर योर नेशन। बहानेबाजी को छोड़ो। सच यह है कि जो वीकनेस रही हैं उनको एक्सेप्ट करो, इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि दैट इज ट्रुथ। और ट्रुथ डार्क हो या क्लियर लाइट हो, ट्रुथ इज ट्रुथ, ट्रुथ मस्ट बी एक्सेप्टेड। बात समझ में आ रही है आपको? दैट इज व्हाट गांधी जी इज सेइंग। तो अभी जिनको समझ में आ गया हो अभी तक का डिस्कशन, तो मेंशन अल्ट्रा क्लियर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।